गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने वर्णमाला के तहत स्वर, व्यंजन, मात्रा, वर्ण इत्यादि चीजें सीख ली हैं। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल, हिंदी वर्णमाला में स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण हम सबसे पहले संरचना के आधार पर, आइए हम संरचना के आधार पे देखते हैं। तो संरचना के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, मूल, दीर्घ और संयुक्त। अब आइए हम देखते हैं कि कौन से स्वर मूल स्वर होते हैं, किसको दीर्घ स्वर कहते हैं और कौन संयुक्त स्वर होते हैं। तो हमारे मूल रूप से अगर स्वर देखा जाए तो मूल रूप से हमारे 4 स्वर आते हैं। ठीक, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। यह जो 4 हैं, यही जो 4 हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं दीर्घ स्वर कौन से हैं। ठीक है, स्वर हमारे 11 है। ठीक, 11 स्वर हैं। तो अब हम देखते हैं दीर्घ। अब क्योंकि ये मूल स्वर कितने ही हैं, 4 ही हैं, अब इन्हीं से सब मिल करके हमारे अन्य स्वर बने हुए हैं। अब आइए देखते हैं दीर्घ। दीर्घ में कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और बड़ा ऋषि। परंतु हिंदी व्याकरण में बड़ा ऋषि नहीं आता, यह केवल जो है संस्कृत में प्रयोग, इस संस्कृत व्याकरण में इसका प्रयोग होता है, इसलिए यह हिंदी व्याकरण में हमारा नहीं आता है। अब देखिए, छोटा आ और प्लस छोटा, अगर हम बड़े आ की संधि विच्छेद करेंगे तो छोटा आ और छोटा आ मिल करके बड़ा आ बनता है। छोटी ई प्लस छोटी ई बढ़ के मिल करके बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनता है। छोटा री और प्लस छोटा री मिल करके बड़ा री बनता है। यह केवल संस्कृत में उपयोग होता है, इसका प्रयोग हिंदी व्याकरण में नहीं होता है। अब हम आइए देखते हैं संयुक्त में क्या क्या आते हैं। संयुक्त स्वर में कौन कौन से? संयुक्त स्वर में 4 आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। अब अगर इसका हम संधि विच्छेद देखते हैं तो देखिए, ए कैसे बना है? छोटा आ और छोटा ई मिला करके बनता है ए। आ, छोटा आ और ए मिल करके बनता है ऐ। ठीक, और छोटा आ और छोटा ऊ मिल करके बनता है ओ। ठीक, इसी प्रकार अगर औ का संधि विच्छेद देखते हैं तो छोटा आ और ओ मिला करके बनता है औ। तो हमने देख लिया कि संरचना के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। ठीक, देखिए यहाँ पे 4 था, 4 और यहाँ पे 3, 4 और 3 7 और 4 11। हमारे स्वर कितने होते हैं? वह होते हैं 11। हमने 11 का वर्गीकरण देख लिया। री को मिलाकर 12 हो जाता है, लेकिन री का प्रयोग क्योंकि संस्कृत व्याकरण में है, इसलिए हम इसका जो है हिंदी में तो हमने आपको बता दिया, ताकि हिंदी व्याकरण में बड़ी री का प्रयोग नहीं होता है। गॉट इट? समझ में आया? अब आइए हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर। स्वर का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर हम करेंगे। मतलब हम जब उस स्वर का को बोलते हैं तब जो है वह कहां से उसकी ध्वनि आती है, इसी का मतलब होता है कि उच्चारण के आधार पर। तो देखिए, छोटा आ और बड़ा आ का होता है, क्या होता है? पहले आइए हम एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको उच्चारण करके उसको हम बताते हैं। ठीक, देखिए, छोटा आ और बड़ा आ मिला करके इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से इसकी आवाज आती है। छोटी ई और बड़ी ई, इसका जो होता है तालब, इसका जो उच्चारण स्थान है यह जो है क्या है? तालब। ठीक, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये क्या है? ओष्ठ। ठीक, ऋषि है मूर्धा। ठीक है, ए और ऐ का क्या होता है? कंठ तालब। अब देखिए, यहाँ समझने की बात है, अगर हम एक की संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होता है? आ और ई मिल करके ए, जहां कि हमने यहाँ पे देखिए हमने देख लिया है। फिर ऐ का क्या होता है? आ और ए मिला करके ऐ बनता है। तो हमने देखा आ का क्या है? आ का कंठ और ई का क्या है? तालव्य। तो क्योंकि जो हमारा ए और ऐ है
दोनों से मिल करके बना है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य, क्योंकि आ का जो है उच्चारण स्थान कंठ है, ई का है तालव्य, इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालव्य। ठीक, इसी प्रकार ओ और अ को देखते हैं। ओ बना है आ, अगर शब्द विच्छेद करते हैं तो आ और छोटा ऊ मिला करके ओ बनता है, और आ का, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का क्या है, यहाँ पे देखिए ऊ का क्या है? ओष्ठ है, इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालव्य। ठीक, समझ में आया? देखिए कैसे इसका होता है, हम ये भी समझते। देखिए कंठ का मतलब है कि हमारा ये कंठ है ना, हमारा जब इसको हम बोलेंगे तो हमारी जो आवाज आएगी वह कंठ से आएगी। देखो अ आ, अगर हम आ कह रहे हैं तो हमारा ये जो कंठ है यहाँ से आवाज आती है, इसलिए आ और बड़े आ का उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखिए तालव्य, तालव्य मतलब हमारी जो जीभ होती है, यह हमारे तालव्य मतलब ये जो ऊपरी सिरा है, हमारे मुंह का ऊपरी सिरा, इसमें जो है टच होती है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी जीभ ऊपर के भाग को, अग्र भाग को मतलब आगे के भाग को टच करती है, वह जो है उनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। जैसे ई ई, जैसे कह रहे हैं ई ई में, अब देखते हैं ई, तो हमारा जो जीभ है वह हमारे ऊपर के आगे के भाग में टच होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। ओष्ठ देखो, ओष्ठ उ ऊ, तो जब हमारे दोनों लिप जो हमारे ओठ होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे दोनों होठ मिलते हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। जैसे उ ऊ, तो हमारा जो आवाज आ रही है, यह हमारे दोनों होठ मिल रहे हैं, इसलिए ऊ का जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अब देखिए मूर्धा की बात आती है, ऋषि। जैसे जब हमारा जीभ, ठीक है, मूर्धा में क्या होता है? तालव्य हमारी जीभ ऊपर आगे के भाग में टच होती है, लेकिन मूर्धा में क्या होता है कि हमारी जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है पीछे के भाग में, जो हमारी यहाँ एक देखिए मुंह के अंदर एक लटकता रहता है ना, एक होती है क्या बोलते हैं, लटकती रहती है घंटी टाइप की, उसमें जब टच होता है तो उन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जैसे री, जैसे हम बोलेंगे री, तो हमारी जीभ जो है पीछे के भाग में, हमारे ऊपर पीछे के भाग में छू रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए उसका री का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। अब देखिए बारी आती है ए ऐ की, तो ए और ऐ आ ई से मिले हैं, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का तालव्य है। ए जो है ए ऐ, तो इसमें क्या है? कंठ और तालव्य दोनों, हमारा मतलब कंठ से भी आवाज आ रही है और तालव्य मीन्स हमारी जीभ आगे के भाग को, इसके उच्चारण करते समय आगे के भाग को भी टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य है। ठीक, अब देखिए ओ आ और ऊ से मिल करके बना है, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का ओष्ठ है। ठीक, यहाँ पे ओष्ठ है, तो ओ और औ का हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। मतलब देखिए ओ औ मीन्स हमारे कंठ से भी आवाज आ रही है और हमारा होठ भी टच हो रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों साथ में होगा। जैसे ओ औ, ठीक, मतलब हमारे कंठ से भी आवाज आ रही है और हमारा होठ भी जो है मिल रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? इसी प्रकार हम अगली क्लास में व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है।